ठीक है। Again, the instructions are same. So guys, see, in today's session, we are going to discuss about how to choose a optional subject. कि भाई optional subject कैसे चुनना चाहिए, कौन से parameters हम लोगों को consider करने चाहिए before deciding on any subject as an optional subject. ठीक है। So पूरे जो parameters है मैं आपको बताने वाला हूँ। Even हम लोग आज ज्यादातर जो हमारा आज का सेशन रहने वाला है वो थोड़ा प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस उसमें हम लोग करने वाले हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि सर मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है एज ए इंजीनियरिंग में, या फिर मैं डॉक्टर हूँ, या फिर मैं लॉ बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ क्योंकि मेरा लॉ कंप्लीट हो चुका है। तो हमेशा प्रेफरेंस में हमारे दिमाग में वही आता है कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैंने वही सब्जेक्ट एज ऑप्शनल करके लेना चाहिए और यूपीएससी में भी वैसा कंटिन्यू करना चाहिए ताकि मुझे मेरे जो एफर्ट्स थे वो मुझे कम लगेंगे। बट देखिए, अब ये तो हो गया एक पर्सपेक्टिव कि जिसके जरिए आप कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो वो डिपेंड करता है। जनरली आपका बैकग्राउंड जो भी रहता है उसके आधार पे भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट वहां पे डिसाइड कर सकते हो। जैसा मान लो मैंने आर्ट्स में अगर ग्रेजुएशन किया है और आर्ट्स में अगर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एज अ सोशियोलॉजी करके, तो फिर ठीक है भाई कि मैं यूपीएससी एग्जाम में या फिर एमपीएससी एग्जाम में एज ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी में मैं चूज कर सकता हूँ। और देखो, अभी बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि जो भी चीजें अभी आप यूपीएससी के लिए कर रहे हैं सेम चीजें आपका एमपीएससी में भी सेम अप्लीकेबल है। मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट भले आप यूपीएससी का लो या फिर एमपीएससी का लो, दैट विल बी द वन एंड द सेम। ठीक है, मतलब क्योंकि दोनों का भी जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो लिस्ट है, जैसा अगर ओवरऑल देखा जाए तो देयर आर 26 ऑप्शनल्स। कितने, एक मिनट, कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है हमको? 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट हमको यूपीएससी ने भी दी है और एमपीएससी ने भी दी है। मतलब क्या कि जो ऑप्शनल आप चूज करोगे यूपीएससी के लिए, सेम ऑप्शनल आपका एमपीएससी में भी आपको काम में आने वाला है, और जो एमपीएससी का है वही आपको यूपीएससी में भी काम आने वाला है। तो पहले ये बात दिमाग में फिट करवा लेना। अब आज का जो हमारा सेशन है उसका पर्पस क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स व्हिच वी शुड कंसीडर बिफोर चूजिंग एनी सब्जेक्ट एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो अभी मैंने बताया कि कुल मिला के कितने सब्जेक्ट की लिस्ट हमको यूपीएससी और एमपीएससी ने प्रोवाइड की है। तो कुल मिला के 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट हमको यूपीएससी और एमपीएससी दोनों ने दी है। बोथ द लिस्ट आर सेम। अब यहाँ पे देखो, इसमें 25 तो सब्जेक्ट रहते हैं प्लस एक सब्जेक्ट जो रहता है वो रहता है लिटरेचर का। कौन सा सब्जेक्ट? लिटरेचर का। और ये लिटरेचर में कितने भाषा के लिटरेचर? तो 22 भाषा है। जो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है, तो वो 22 भाषा के लिटरेचर के सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप वहां पे चुन सकते हो। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 22 प्लस 25। ठीक है, सो 22 प्लस 25 मतलब 48 टोटल नंबर ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं। बट यहाँ पे वो एक सब्जेक्ट जो है वो लिटरेचर का, लिटरेचर में 22 भाषाओं के लिटरेचर के सब्जेक्ट आ सकते हैं। मतलब आपको अगर लगता है कि नहीं भाई मुझे इंग्लिश लिटरेचर लेना है, तो यू आर फ्री टू टेक एज ऑप्शनल। आपको मराठी लिटरेचर लेना तो वैसा कर सकते हैं, संस्कृत लिटरेचर लेना है तो वैसा भी कर सकते हैं। मतलब ऐसी जो भाषाएं हैं, तो कितनी भाषाएं हमारे संविधान ने रिकॉग्नाइज की है? 22 लैंग्वेजेस। तो ये जो 25 सब्जेक्ट अलग और एक सब्जेक्ट जो लिटरेचर का होता है, इसमें 22 भाषाएं रहती है। 22 में से कोई भी एक भाषा का आप लिटरेचर में एज ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हो। पर उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको नॉलेज का, जो भी लैंग्वेज होती है उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, उसके पूरे इन एंड आउट्स पता होने चाहिए, ये सारा चीज। तो मतलब कुल मिला के कितना ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट हमको यूपीएससी ने दी है? 26। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो 26 में से कोई भी एक सब्जेक्ट वहां पे हमको चूज करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि क्यों ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड जल्दी करना चाहिए। जैसे मैंने आपको in our regular lectures also I have number of times focused on कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट लो, ऑप्शनल सब्जेक्ट लो। उसका कारण ऐसा है बेटा कि जब हम लोग एक पेपर स्ट्रक्चर हमारा यूपीएससी का या फिर एमपीएससी का देखते हैं, तो उसमें आपको दिखेगा कि कम से कम कितने मार्क के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछा जाता है। द मैक्सिमम मार्क फॉर विच ऑप्शनल सब्जेक्ट इज आस्क्ड इज ऑफ 500 मार्क्स। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कैरीज 500 मार्क्स और इसके दो पेपर होते हैं। एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 और दूसरा होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। ठीक है, सो 500 मार्क मतलब ये बहुत बड़ा वेटेज यूपीएससी या फिर एमपीएससी की परीक्षा में किसको दिया गया है? ऑप्शनल सब्जेक्ट को दिया गया है। तो इसीलिए अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हो या फिर इसको अगर आप अवॉइड करते हो, तो लिटरली आपका सिलेक्शन होने की कोई भी वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो अगर आपको वाकई में सिलेक्शन करवाना है खुद का,
तो यू मस्ट चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि अभी देखिए बैच शुरू होकर लगभग 2-3-4-5 महीने का समय हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में इट इज अपॉर्चुन मोमेंट फॉर यू गाइस कि यू शुड डिसाइड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड स्टार्ट प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू दैट, बिकॉज कितने मार्क्स है बेटा, 500 मार्क है, और 500 मार्क कम नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा एंगल क्या होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रहते हैं इसमें आपको अच्छे मार्क स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी रहती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब अच्छे मार्क स्कोर करना मतलब कितना, तो 500 में से इजीली आप, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप 250 टू 260 के आसपास स्कोर ला सकते हो, मतलब मोर देन 50% स्कोर यू कैन स्कोर इन अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर। देखो बेटा, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर में आप 50% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, इवन कुछ कुछ केसेस में तो 500 में से 300 भी मिलते हैं, 290 300 तक स्कोर आते हैं बच्चों के। 300 मतलब बहुत अच्छे मार्क है। और यही अगर मैं जीएस में जाता हूं तो जीएस में अगर आपको मान लो 250 में से मैक्सिमम मार्क कितने मिलते हैं, 100 110, उसके ऊपर नहीं मिलता है। मतलब जीएस में द स्कोरिंग परसेंटेज इज बिलो 45%, मतलब 45% के नीचे वहां पे मार्क मिलते हैं। तो यहाँ पे इजीली आप कितना स्कोर कर सकते हो, 50% के अबव आप स्कोर कर सकते हो। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई वेटेज देखो, 500 मार्क के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर पूछे जाते हैं, 2 पेपर आता है, पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। दूसरा टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो 1000 मार्क के लिए जीएस पूछा जाता है आपको मेंस के एग्जाम में, क्योंकि जीएस के 4 पेपर होते हैं और पर पेपर इज ऑफ 250 मार्क्स। देन 250 मार्क्स के लिए आपको ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, 250 मार्क के लिए 3 घंटे में आपको 2 ऐसे लिखना पड़ता है। और तीसरा 500 मार्क्स किसको रहते हैं, ऑप्शनल। कुल मिला के अगर टोटल करो तो 1000 प्लस 250 प्लस 500, द टोटल विल बी 1750 मार्क्स। कितने मार्क का, 1750 मार्क के लिए आपको टोटल जो है मींस का एड ऑन स्कोर करके जो निकलता है वो 1750 निकलता है। और इसमें से ऑप्शनल सब्जेक्ट के कितने मार्क है, 500 मार्क है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो मार्क होते हैं बेटा, इनको मार्क इन हैंड कहा जाता है। ये कैसे मार्क है, अपने हाथ के मार्क होते हैं। बताऊंगा क्यों इसको हाथ के मार्क बताता है, मतलब हाथ के मार्क बोला जाता है, मार्क इन हैंड क्यों बोला जाता है, ठीक है। सो यू कैन इजीली स्कोर विथ राइट गाइडेंस एंड बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर ऑप्शनल सब्जेक्ट। मतलब आप इजीली 500 में से 250 से 290 के आसपास जो स्कोर होता है उसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सब्जेक्ट अगर चुनते हो तो, ठीक है। और मार्क इन हैंड इसीलिए बोला जाता है बेटा बिकॉज जीएस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना जनरल स्टडीज के, जैसे उदाहरण के तौर पे पर्यावरण हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सारे जब सब्जेक्ट जो भी जनरल स्टडीज के हम लोग देखते हैं इसमें ज्यादातर सब्जेक्ट डायनामिक रहते हैं। कैसे सब्जेक्ट रहते हैं, डायनामिक मतलब क्या कि जो भी करंट में चल रहा है वो आपको कंटिन्यूसली अपडेट करना पड़ता है, तभी जाके आपको अच्छे मार्क मिलते हैं। और पेपर में भी जो सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादातर सवालों का पैटर्न पिछले कुछ सालों से अगर आप देखो तो वो जो पैटर्न आ रहा है पेपर, वो पेपर का पैटर्न पूरा डायनामिक पे ज्यादा फोकस कर रहा है। मतलब समाज में क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है, उसके ऊपर सीधे सवाल आपको जीएस के पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या कि अगर आपको जीएस में अच्छा स्कोर करना है तो यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ कंटिन्यूअसली, मतलब डेली बेसिस पे आपको अपडेट रहना बहुत आवश्यक है। जो भी चल रहा है आपको पता होना चाहिए, तभी आप वो सवाल है तो आप सवाल छोड़ा पाओगे। बट यहाँ पे ऑप्शनल में कैसे रहता है, ऑप्शनल में ज्यादातर जो ऑप्शनल होते हैं उसमें थ्योरेटिकल सेक्शन बहुत ज्यादा होता है, थ्योरी का सेक्शन बहुत ज्यादा होता है, मतलब जिसको हम लोग हमारी भाषा में स्टैटिक पोर्शन कहते हैं। और ये स्टैटिक पोर्शन मतलब क्या कि ऐसा पोर्शन है, जैसे मान लो किसी थिंकर ने अगर कोई स्ट्रेटेजी दी है, कोई ओपिनियन बताया है, तो वो थिंकर ने जो चीज बताई है वो सालों साल से वैसी चलती आ रही है, वो बदलने नहीं वाली। तो ये जो स्टैटिक पोर्शन है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज्यादा रहता है। तो इसके कारण क्या होता है, अगर मान लो मैंने अगर अच्छे से पूरी चीज पढ़ ली है और मुझे वो कंसेप्ट पता चल गया कि भाई उस थिंकर ने ऐसा ऐसा बोला है, और कल जाके अगर ऑप्शन में उस पर सवाल पूछा जाता है तो आई कुड एबल टू राइट अ गुड आंसर वेरी इजीली। क्यों, क्योंकि मैं पढ़ के आया हूं और उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, जो पढ़ा है वही मुझे जाके क्या करना है, लिख के आना है। मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज्यादातर जो वेटेज होता है वो स्टैटिक सब्जेक्ट पार्ट्स को ज्यादा होता है, मतलब ऐसे पार्ट्स जो कभी चेंज नहीं होते हैं, तो वो सेक्शन बहुत ज्यादा होता है। और उसके कारण अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओ ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। और वही अगर मैं जीएस के साथ उसको कंपेयर करूं तो जीएस में आपको कंटिन्यूसली अपडेट होना बहुत आवश्यक है, मतलब डायनेमिक सेक्शन जो कंटिन्यूस बदलने वाला जो सेक्शन रहता है उसके आधार पे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, कहां पे, जनरल स्टडीज में। और इसी वजह से जीएस में जो मार्क दिए जाते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि इस स्लाइड्स में मैंने आगे लगाया है कि अभी का अगर मैं आपको बताऊं पिछले 2-3 साल में 1000 में से, ठीक है, ये 1000 टोटल 1000 में से
एवरेज मार्क जो बच्चे को मिल दिए जा रहे हैं ना वो 350 से 400 के करीब है। मतलब 1000 में से मैक्स टू मैक्स बच्चा कितना स्कोर कर रहा है, 420 430 तक जा रहा है, उसके पार नहीं जा पा रहा है। तो आप सोचिए 1000 में से 450 हाईएस्ट है, मतलब लेस देन 50% हाईएस्ट है, तो उसके ऊपर मार्क जीएस में नहीं मिलते। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बट ऑप्शनल में भाई 500 में से सीधा 50% से ज्यादा मार्क वापस स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, इसीलिए उसको बोला जाता है मार्क्स इन हैंड। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा इतना? ठीक है। बट आवश्यक क्या है बेटा कि आपको प्रॉपर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए और प्रॉपर गाइडेंस उसका होना आवश्यक है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। चौथा जो ये है, चौथा जो ये ऑप्शन है दैट इज एडवांटेज इन जीएस एंड मेंस पेपर। ठीक है, मेंस के जो पेपर होते हैं जैसा GS1 GS2 GS3 GS4, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना कि बहुत सारे जो ऑप्शनल है जो हमको यूपीएससी और एमपीएससी ने दिए हैं, सेम ऑप्शनल्स का ऑप्शनल में का कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज जीएस में भी आपको यूजफुल होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने मान लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको उसका फायदा एज ऑप्शनल सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, उसके अलावा जीएस पेपर 2 में भी आपको होगा। अगर आपने पीएसआईआर ले लिया, पॉलिटिकल साइंस एज ऑप्शनल ले लिया, तो आपको उसका फायदा अगेन ऑप्शनल में तो होगा ही है, उसका ही फायदा जीएस में आपको पेपर 2 में भी होगा। ठीक है, जीएस पेपर 2 में आईआर का भी सेक्शन होता है, पॉलिटी का भी सेक्शन होता है। इवन बहुत बार ऐसे के जो आर्टिकल्स ऐसे जो पूछा जाता है, आपको निबंध जो पूछे जाते हैं उसमें भी कभी कभार टॉपिक कोई इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक दे देंगे, जैसा बोल देंगे कि बताओ भाई इंडिया चाइना के रिलेशन कैसे, उस पर आप ये कैसे लिखो करके। तो इसमें क्या है ना, अगर मान लो आप पॉलिटिकल साइंस ऐसा ले रहे हो एज ऑप्शनल करके, तो आपको फायदा जीएस पेपर 2 में भी हो रहा है और आपको ऐसे में भी हो रहा है। तो ऐसे जो होता है ना, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स, कि जहां पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसी का सर्टेन सेक्शन आपको जीएस में काम आता है, मतलब आपका जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो बच जाता है। सो एडवांटेज इन जीएस स्पेसिफिकली मेंस पेपर में, तो इसमें जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो दे हैव एन एडवांटेज इन जीएस पेपर 2। वही अगर मैं मान लो सोशियोलॉजी लेता हूं, ठीक है, सोशियोलॉजी लेता हूं मतलब सोसाइटी की बात वहां पे पढ़ाई जाने वाली है, तो सोसाइटी का सेक्शन आपको कहां पे, जीएस पेपर 1 में। ठीक है, तो अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेते हो तो उसका फायदा आपको जीएस पेपर 1 में होगा। मान लो आप हिस्ट्री एज ऑप्शनल लेते हो तो आपको उसका फायदा जीएस पेपर 1 में होगा, बिकॉज अगेन जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है और अपना सोसाइटी भी है। तो ये कैसा ना, ये ओवरलैपिंग सब्जेक्ट जो है इनका लेने का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है, मतलब ज्यादातर जो बच्चे प्री क्वालिफाई करते हैं उसमें के ज्यादातर बच्चे ये जो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जिसका फायदा आपको ऑप्शनल में भी हो रहा है और जीएस में भी हो रहा है, ऐसे सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहां पे लेते हैं। पांचवा कारण क्या है कि ऑप्शनल क्यों चुनना चाहिए? इन जीएस प्लस एसे सिलेक्शन यूर इन जीएस प्लस एसे सेक्शन योर स्कोर आफ्टर एक्सटेंसिव स्टडी इज नियर अबाउट 500 to 600 मार्क। मतलब आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी मतलब पूरा का पूरा क्यों ना पढ़ो, बट मैक्स टू मैक्स आपका स्कोर 1250 में से कितना जाएगा? 1250 कैसे निकाले? 1000 मार्क का जीएस आता है प्लस 250 मार्क का ऐसे आता है। दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो 1250 इज द हाईएस्ट मार्क, मैक्सिमम मार्क, और इसमें से जो एवरेज स्कोर जनरली बच्चे स्कोर करते हैं दैट इज अराउंड 500 to 600 मार्क। कितना होता है? 500 से 600 के करीब बच्चे करते हैं स्कोर। अब 500 से 600 मतलब इट इज लेस देन 50%, और ये मैं अभी का ट्रेंड बता रहा हूं बिकॉज इन रिसेंट टाइम पिछले 3-4 सालों में जो जीएस का स्कोर है वो बच्चों का दिन ब दिन कम होते जा रहा है। अगेन सेम ऑप्शनल का भी है, पहले ऑप्शनल में 300-320 वाज अ कॉमन थिंग, बट अभी वही कम होके 250-270 तक वहां पे स्कोर लाया जा रहा है। मतलब यूपीएससी क्या कर रही है, यूपीएससी उसका जो मार्किंग का स्ट्रक्चर है उसको कम करवा रही है। जो पहले जो बहुत ज्यादा मार्क दिए जाते थे अभी वैसा नहीं होता है, मार्क्स अभी कम दिए जा रहे हैं। इज क्लियर टू एवरीवन? देखो इसमें भी अगर मैं थोड़ा जीएस के बारे में आपको बताऊं तो जैसा GS1 जो रहता है, GS1 में हार्ड टू हार्ड यू कैन आउट ऑफ 250 यू कैन स्कोर अराउंड 100 to 110 मार्क अगर आपने अच्छा पेपर छुड़ाया तो। ठीक है, GS2 की अगर बात करें तो GS2 में अगेन पॉलिटी, अगेन द स्कोर विल बी द सेम 100 to 110, बट GS3 में पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से ना पेपर बहुत टफ आ रहा है, तो उसमें करीबन 70 से 80 के आसपास स्कोर दिया जा रहा है। और GS4 की अगर बात करें तो अगेन 100 के आसपास, मतलब टोटल में अगर करूं तो 100-400 के आसपास वगैरह जा रहा है। 380-390 मतलब 400 पकड़ लो, तो 400 के आसपास कहां पे स्कोर जा रहा है अपना जीएस में। और ऐसे में 250 में से पहले दिए जाते थे 250 में से 150-160 वाज द स्कोर व्हिच वाज गिवन बाय यूपीएससी इन अर्लियर टाइम, बट अभी स्कोरिंग टफ, अभी चेकिंग टफ हुआ है तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट जो रहता है बंदा उसको भी 100-110 के आसपास मार्क रहता है। मतलब मान लो 110 पकड़ लो तो कितना हो गया 510।
सो मैंने वही रेंज बताया 500 से 600 के बीच में ज्यादातर मार्क्स स्कोर वहां पे हो रहे हैं, बट कुछ कुछ केसेस में लेस देन 500 में भी वहां पे स्कोरिंग हो रहा है। सो ये बेटा इस प्रकार का आपको क्या है ना, पूरा कैलकुलेशन अभी से अपने दिमाग में आपको लेके चलना पड़ेगा कि भाई जीएस में तो मार्क इतने इतने मिल रहे हैं, वहां पे ज्यादा स्कोप है नहीं, तो मतलब मुझे अगर मेरे मार्क बढ़ाने हैं तो आई शुड एंड कंपल्सरीली फोकस ऑन ऑप्शनल। कि भाई ऑप्शनल में अगर मुझे 500 में से 250 300 का जो टारगेट लेके चलना 300 320 का, अगर उतना टारगेट लेके चलोगे तो एटलीस्ट आपको 500 में से 260 270 तक तो आप स्कोर कर सकते हो। मतलब क्या है कि अगर मान लो आपको ऑप्शनल में 260 270 मार्क मिले तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ध्यान में रखना, मतलब ये इसीलिए बता रहा हूं बिकॉज इट इज द रियलिटी। आप जैसे जैसे अभी बाकी जो भी टॉपर्स वगैरह है उनके अगर आप पेपर निकाल के उनके स्कोर अगर देखते हो तो ज्यादातर केसेस में जो टॉपर्स है उनको ऑप्शनल का स्कोर उनका 500 में से 250 टू 300 के रेंज में ही आपको ज्यादातर मिलेगा। तो ये क्या है ना, जो भी आपको जीएस में नुकसान होता है वो पूरा नुकसान की भरपाई कहां पे की जाती है, ऑप्शनल में की जाती है। और ऑप्शनल में जिसको एज मिलता है उसके मार्क एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द क्राउड हमेशा ज्यादा होते हैं, और जिसके मार्क अच्छे हैं, जिसका स्कोर अच्छा आ रहा है, टोटल 1750 में से स्कोर अगर अच्छा आ रहा है तो बेटा इंटरव्यू का कॉल आता है। और मेंस में ही लीड मिलाना बहुत आवश्यक होता है। देखो फाइनल सिलेक्शन के लिए अगेन आई एम टेलिंग यू कि मेंस में अगर आपको लीड है, मान लो कट ऑफ लगा 1750 में से कट ऑफ लगा है 700 मार्क का और आपको मिल गया 800 मार्क, मतलब क्या आपको मेंस की एग्जाम में कितना लीड है, 100 मार्क्स का लीड तो आपको मेंस में मिल गया। और इसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू रहता है बेटा 275 मार्क का, ठीक है। और 275 मार्क्स में से मान लो एवरेज भी मार्क मिल गए 140 ले लो, कम से कम ले लो 140 मिल गए बेटा, 100 मार्क की यहाँ पे लीड है आपको, तो जो भी आपको कम मार्क मिले इंटरव्यू में वो नलीफाई हो जाते हैं और आपका जो रैंक है वो 100 200 के बीच में आ जाता है। मतलब इजीली आपको कलेक्टर की पोस्ट या फिर आईएएस की पोस्ट वहां पे मिल सकती है। तो देखो ये पूरा जो प्लानिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये अभी से आपको दिमाग में डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने एक कैजुअल अप्रोच होगा आपका पढ़ाई का, बट अभी वो छोड़ दो। अगर आपको पोस्ट निकालनी है तो समझ में आ रहा है कि जीएस और एसए के मार्क टोटल मिला के जो 1250 आते हैं उसमें से मैक्स टू मैक्स आप 500 से 550 के बीच में आप स्कोर कर सकते हो, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो। तो इसका मतलब क्या, अगर आपको इंटरव्यू का कॉल लेना है, इंटरव्यू का एक कॉल अगर चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स स्कोर करना is must and necessity. Is it clear to everyone? So उसके कारण बेटा these were some reasons because of which choosing optional subject and starting preparation of optional subject as soon as possible is must. Is it clear to everyone? समझा इतना? यहां तक किसी को डाउट है बेटा? ठीक है। उसके बाद दूसरे इस पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे कि भाई द लेवल ऑफ कंफर्ट रिलाइज अपॉन न्यूमरस एलिमेंट्स लाइक, मतलब अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना उस पे हम लोग अलग अलग एंगल्स देखेंगे। जैसा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया आप में से कि भाई सर मुझे मैथमेटिक्स लेना है, किसी ने बोला मुझे इलेक्ट्रिकल एज ऑप्शनल लेना है सर, किसी ने बोला मुझे साइकोलॉजी लेना है। अब देखो बहुत बार ना ये जो भी आप, जैसा मैथमेटिक्स हो गया, कोई बोलता है फिजिक्स में मुझे इंटरेस्ट है, कोई बोलता है सर मुझे लॉ में इंटरेस्ट है, बट ठीक है आपका इंटरेस्ट अलग बात है, तो इंटरेस्ट तो सब्जेक्ट में होना ही चाहिए, बट उसके अलावा सर्टेन प्रैक्टिकल फैक्टर्स आर आल्सो देयर व्हिच शुड बी कंसीडर्ड बिफोर चूजिंग एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये ध्यान में रखना, कभी भी कोई भी चीज जिंदगी में करनी है बेटा तो प्रैक्टिकल अप्रोच दिमाग में डालना ही डालना। प्रैक्टिकल अप्रोच अगर नहीं रहेगा और आप बोलोगे नहीं सर मेरे को पसंद आता है करके मैं ले रहा हूं, तो बेटा यू आर आउट ऑफ द रेस। ध्यान में रखना, कोई भी चीज में इंटरेस्ट आने के लिए थोड़ा समय लगता है, एक बार अगर थोड़ा अगर आपने समय दिया और इंटरेस्ट आ गया तो खुद ब खुद आपको वो सब्जेक्ट पसंद आना शुरू हो जाता है। और जैसा अभी हम लोगों को क्या लगता है, जैसा व्हेन आई वाज इन माय प्रिपरेशन स्टेज आल्सो, व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन एट दैट टाइम आल्सो आई रियलाइज कि जब हम जो बाहर से समझते हैं, बाहर से जो परसेप्शन बना के आते हैं कि नहीं भाई ये ऑप्शनल सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद था बचपन में तो मुझे बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। हम लोग बाहर से जो देखते हैं सिर्फ एक बाहरी पिक्चर दिखता है, बट जब अंदर जाते हैं तो रियलिटी कुछ डिफरेंट ही होती है। मतलब क्या कि जो परसेप्शन हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट का बनाते हैं कि ये मेरे हिसाब से ऐसे होगा, वैसा हमेशा रहता नहीं है उसमें। जैसा बहुत बार होता है कि जैसा किसी को लगता है कि नहीं यार मैं ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनता हूं कि जिसमें भाई थोड़ा बहुत जो थ्योरी पोर्शन है वो कम रहेगा और प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा रहेंगी, ठीक है, मतलब थ्योरम्स वगैरह उस पर ज्यादा फोकस होगा। बट इश्यू क्या होता है ना, जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू करते हो पढ़ना तो आपको समझता है कि भाई तो कोई थ्योरम छुड़ाने से पहले, कोई ग्राफ छुड़ाने से पहले थ्योरी समझना आवश्यक होता है। मतलब कोई भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लो, हर ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक पोर्शन थ्योरी का रहता है, दूसरा पोर्शन
डायनामिक का रहता है। डायनामिक मतलब जो चेंज होने वाली चीज है, जैसा मैथमेटिक्स ले लो तो उसमें भी थ्योरी रहेंगी थोड़ी बहुत, और बाकी आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स लोगे तो थोड़ी बहुत थ्योरी रहेंगी, उसमें भी बाकी का सेक्शन आपको स्टैटिस्टिक्स का रहेगा, कैलकुलेशन का रहेगा। तो ये हर सब्जेक्ट में होता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो, लेवल ऑफ कंफर्ट रिलाइज अपॉन न्यूमरस एलिमेंट, कि कोई भी सब्जेक्ट आप जब चूज करते हो तो आपका कंफर्ट होना चाहिए, तो किस पे डिपेंड करता है? तो पहला होता है फैमिलियरिटी ऑफ द सब्जेक्ट, कि आप जो सब्जेक्ट चुन रहे हो उससे आप कितने वाकिफ हो, कितना आपको पता है उसके बारे में, कितना फैमिलियर। जैसे उदाहरण के तौर पे ज्यादातर बच्चे जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है उनको लगता है कि यार यस आई एम फैमिलियर विद दिस सो आई शुड गो विद दिस। हाँ, दैट माइट बी एन करेक्ट डिसीजन, जैसे बट वैसा ऑप्शनल अगर आप चूज करते हो तो, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने बताया, कोई बच्चा अगर आर्ट्स बैकग्राउंड का है, अगर आर्ट्स बैकग्राउंड में उसको पसंद आ रहा है कि नहीं यार मेरे को पॉलिटिकल साइंस पसंद आता है और मेरा बन गया है कि भाई यही सब्जेक्ट मैं एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लूंगा, तो ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कि फैमिलियरिटी ऑफ द सब्जेक्ट है। हाँ, बट ये एक एस्पेक्ट हो गया, उसके बाद बाकी के भी एंगल्स आपको पता होने आवश्यक होते हैं। जैसे बहुत बार मैथमेटिक्स में किसी ने मान लो एमएससी किया है, उसको लगता है कि नहीं यार मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो आई शुड टेक मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल। बट देखो बेटा, आप एमएससी के लिए जो ऑप्शनल आप पढ़ रहे हो, आप ग्रेजुएशन के लिए जो मैथमेटिक्स का जो आपने पढ़ाई किया है, दैट इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब हमेशा जो ग्रेजुएशन में हमने जो पढ़ा है वही चीजें वैसे की वैसे यहाँ पे पूछे जाएंगी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं रहती है। तो पहला तो एक फैमिलियरिटी ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बुक्स एंड अदर एग्जामिनेशन मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि सिर्फ मुझे मैथमेटिक्स पसंद आता है करके मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल लूंगा तो आई विल बी कंसिडर्ड एज अ डम। क्यों? क्योंकि भाई सिर्फ पसंद आने से कुछ नहीं होता है, प्रॉपर बुक्स होने चाहिए, एक्सेसिबिलिटी ऑफ बुक्स होने चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए, और मटेरियल, एग्जामिनेशन मटेरियल मतलब क्या, प्रॉपर टेस्ट सीरीज अवेलेबल मार्केट में है क्या, कोई मुझे गाइडेंस करने वाला है क्या, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके फिर आप वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अगर मान लो उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अगर बुक्स अवेलेबल है, एग्जामिनेशन मटेरियल अवेलेबल है और आपकी भाषा में अवेलेबल है, देन यू कैन गो विद इट। बट आप बोल रहे हो कि नहीं भाई मैं ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहा हूं, जैसा मान लो किसी ने सोच लिया कि मैं मैथमेटिक्स लेता हूं, तो पहले क्या है, आपने ये देखना चाहिए कि मैथमेटिक्स की किताबें अवेलेबल है क्या। दूसरा, मैथमेटिक्स का गाइडेंस करने के लिए मुझे कोई व्यक्ति है क्या। आप बोलोगे कि सर नागपुर यूनिवर्सिटी में तो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है जिन्होंने एमएससी डॉक्टरेट जिनके पास है, बेटा वो लोग काम के नहीं है। यहाँ पे आपको पढ़ना है, बट किसके हिसाब से पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। भले ही ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस बड़ा है, बट आपको उसमें के काम की चीजें पढ़नी है, और वो आपको कौन बता सकता है, जिसने ये एग्जाम का प्रिपरेशन किया है या फिर जिसने मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एटलीस्ट इंटरव्यू देखा है, वो आपको बता सकता है कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बट आप कोई जनरलाइज इंसान के पास जाओगे कि जिसको भाई पूरा नॉलेज है मैथमेटिक्स का, तो आपको जनरलाइज चीजें पढ़ाएगा, मतलब आपको बहुत थ्योरम पढ़ा देगा, बट जो एक्चुअल डिमांड एग्जामिनेशन की वो अगर नहीं पता है तो फिर वो ऑप्शनल सब्जेक्ट बिल्कुल भी ना लीजिए, ठीक है। सो एक्सेसिबिलिटी ऑफ बुक्स एंड अदर एग्जामिनेशन मटेरियल इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ कोचिंग। अब देखो मैंने स्टार मार्क किया, अगेन अवेलेबिलिटी ऑफ अ कोचिंग इज रिक्वायर्ड और माइट नॉट बी रिक्वायर्ड, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल पर्सन। जैसा मान लो अगर मुझे लगता है कि आई कैन कोप विद द ऑप्शनल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू जो भी है मेरे पास नॉलेज, उसके आधार पे तो ठीक है। हाँ, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कोचिंग या फिर मेंटरशिप इज मस्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग अ पीएचडी इन दैट सब्जेक्ट एंड डूइंग अ प्रिपरेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ यूपीएससी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आपको पीएचडी करना है तो आपको पूरा गांव भर का पढ़ना पड़ता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको 3 महीने में आपका जो सब्जेक्ट है 3-4 महीने में आपको खत्म करना है बेटा, और 3-4 महीने में खत्म करना है तो जो काम की चीज है वही सिर्फ आपको पढ़ना आवश्यक होता है। और वो कौन बताता है, एक तो आपको मेंटर बताता है या फिर कोचिंग बताता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दैट्स व्हाई दिस थर्ड फैक्टर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते वक्त ये ध्यान में रखना कि भाई मुझे कोई मार्गदर्शक करने के लिए बंदा है क्या। अगर है तो ठीक है भाई, बट नहीं मिल रहा है आपको, और आपको उसकी टेस्ट सीरीज भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, सो इट इज माई जेन्युइन ओपिनियन टू यू कि डोंट टेक सच काइंड ऑफ एन सब्जेक्ट एज ऑप्शनल। क्योंकि भाई आप अगर प्रॉपर टेस्ट सीरीज नहीं छुड़ा पा रहे हो, आप अगर कोई आपको इवेल्युएट करके नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब क्या कि उसका आउटकम कुछ भी नहीं आने वाला है, ध्यान में रखिएगा। और बहुत बार हुआ है, आपको लगेगा कि मैं टेक्निकल सब्जेक्ट के रिलेटेड क्यों निगेटिव होता है। इवन सम ऑफ आवर कलीग्स व्हेन वी वर इन अ प्रिपरेशन स्टेज, सो एट दैट टाइम ओनली कि कुछ हमारे साथ के जो बच्चे थे दे वर फ्रॉम आईआईटीज एनआईटीज, उनको लगता था कि नहीं यार मुझे मैथमेटिक्स पसंद है तो आई शुड टेक मैथमेटिक्स। एक को लगता था कि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आई शुड टेक इलेक्ट्रिकल एज ऑप्शनल। बट दिक्कत क्या है ना, अगेन टेक्निकल सब्जेक्ट है तो टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको 0 से
पूरा पता होना चाहिए, मतलब आपका बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये टेक्निकल सब्जेक्ट जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा डायनामिक होते हैं, इसमें कंटिन्यूस अपडेशन चलता है। जैसा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो बेटा एक मैगजीन पब्लिश होती है हर महीने की, उस मैगजीन में हर महीने क्या क्या इन्वेंशन हुआ है दुनिया में वो भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो आपकी वैसी तैयारी होगी कि नहीं भाई सर मेरे को इंटरेस्ट है, जेन्युइनली इंटरेस्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, पूरा बेसिक टू एडवांस आपका क्लियर होना चाहिए, और कंटिन्यूसली यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड रिलेटेड टू द एडवांस टेक्नोलॉजी विच आर देयर इन द मार्केट। तो ही आप टेक्निकल लीजिए, तो ही आप टेक्निकल ऑप्शन लीजिए। अगर वैसा नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरे को थोड़ा बहुत आता है और उसके हिसाब से आप खुद का इंटरेस्ट बना रहे हो, बेटा दैट शुड नॉट बी द वे ऑफ चूजिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ कोचिंग, गाइडर, मेंटर, फ्रेंड कोई भी हो, बट होना आवश्यक होता है, वो जो आपको सही राह बताए, जो आपको बताए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद रिसेंट ट्रेंड ऑफ मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। स्कोरेबिलिटी बोला जाता है इसको, हमारी भाषा में बोलते हैं स्कोरेबिलिटी ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड ऑफ मार्क्स क्या है, कौन से ऑप्शनल में अच्छे मार्क मिल रहे हैं, कौन से ऑप्शनल में खराब मार्क मिल रहे हैं, ये हमको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्कोरेबिलिटी। ठीक है, स्कोरेबिलिटी ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, कि भाई उस ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने के बाद मैं अच्छा स्कोर कर पा सकता हूं कि नहीं पा सकता हूं, ये मुझे कौन बताता है कि रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसा बहुत बार होता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि पुराने जमाने में मतलब 2009-10 के दरमियान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत क्रेज था। किसका? पबैड का। तो लोगों ने मतलब कोई भी दूसरा तीसरा बंदा किसको पूछो कि भाई कौन सा ऑप्शनल है, सब बंदे फिर क्या ले रहे थे, पबैड ले रहे थे। इनिशियली बेटा मार्क मिले, बट जब यूपीएससी को पता चला कि यार पूरा गांव यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है, तो यूपीएससी में क्या कर दिया, यूपीएससी होशियार है बेटा, यूपीएससी को पता है कि भाई कोई सब्जेक्ट को कैसे उठाना और कैसे गिराना। तो जब दिखा कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो उन्होंने पेपर का जो टफनेस है वो एकदम बढ़ा दिया और चेकिंग बहुत टफ कर दी, चेकिंग बहुत ही ज्यादा हार्डन कर दी। और बच्चों को मतलब 250 में से 500 में से 200 मार्क भी मिलाना बहुत मुश्किल कर दिया था। इतना टफनेस लेवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक समय किया था। अभी अभी मार्क दे रहे, मतलब क्या है कि जैसे ही यूपीएससी को दिखता है कि भाई बच्चे ज्यादा वो सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो यूपीएससी क्या कर देती है, तो टफनेस बढ़ा देती है पेपर का, या फिर वो चेकिंग उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर देती है। तो मतलब क्या कि हमको ध्यान रखना है कि रिसेंटली पिछले 2-3 साल या फिर 4-5 सालों में कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ट्रेंडिंग पे है, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट में मार्क अच्छे मिल रहे हैं, ये सारा हमको पता होना चाहिए, जिसको ही हम लोग बोलते हैं स्कोरेबिलिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट। वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिकल चीज है बेटा, ये इंटरेस्ट के बाद में आपको बता रहा हूं कि ये चीजें हमको देखना आवश्यक होता है। उसके बाद द स्कोप ऑफ पीयर डिस्कशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको क्लास में बहुत बार बताया कि भाई आप अगर मान लो 10-15 लोग हो, तो एटलीस्ट आप 6-6 के ग्रुप में आप दो ही ऑप्शनल लो, बट क्या पीयर डिस्कशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मतलब आपका अगर ग्रुप बनता है, 3-4 बंदों का भी ग्रुप बनता है एक सब्जेक्ट का, दैट विल बी द मोर देन इनफ। मतलब क्या है, आपको समझ में आ सकता है कि कौन क्या कर रहा है, यू कैन कीप टैब ऑन ईच अदर कि नहीं भाई मैंने ये पढ़ा है, आपने ये पढ़ा क्या, वो पढ़ा क्या। मतलब क्या होगा, उसमें आपका डिस्कशन होगा, आपको लगेगा कि ठीक है भाई मैं जो भी कर रहा हूँ वो राइट डायरेक्शन में कर रहा हूँ। सो ये स्कोप ऑफ पीयर डिस्कशन इज मस्ट, मतलब इससे आपको एक बार आइडिया आ जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन से पढ़ने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि जैसे आप क्लास में आते हो, बैठते हो, एक में के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो हमको पता चलता है कि भाई यहाँ पे मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, बस उतना भी अगर आपका डिस्कशन होता है स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द ऑप्शन, दैट इज मस्ट। ठीक है, छठवां, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस तो पहला, अगर आपको कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना है तो बेटा शुरुआत कहां से होती है, उसका सिलेबस देखो, और सिलेबस के बेसिस पे आपको समझ में आता है कि भाई वो पेपर कैसे बना रहे यूपीएससी। पहला तो सिलेबस बहुत आवश्यक है। सिलेबस के बाद जो सेकंड स्टेप होता है पीवाईक्यूज, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी ऑप्शनल आपको लगते हैं कि भाई ये ऑप्शनल मैं मेरे प्रोबेबल लिस्ट में है और मैं इसमें से मैं कोई एक ले सकता हूं, तो उनके पीवाईक्यूज निकाल के देखो। और पीवाईक्यू और सिलेबस ये दोनों चीजें आपको बताएगा कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे आ रही है, मतलब पेपर सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। द लेवल ऑफ डिफिकल्टी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, दैट इज मस्ट। और सातवां, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सो ऑन, अभी बताया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमको क्या बताते हैं, कैसे पढ़ना है, कितने डेप्थ में पढ़ना है और कैसा हमारा अप्रोच होना चाहिए, ये चीजें हमको पीवाईक्यू बताता है। तो सिलेबस एंड पीवाईक्यू, दीज टू थिंग्स आर मस्ट। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच यू शुड कंसीडर बिफोर चूजिंग एन
ऑप्शनल सब्जेक्ट। हाँ, बट प्रैक्टिकल अप्रोच क्या बोलता है, पसंद तो ठीक है, लाइकेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, बट इसके अलावा वो सब्जेक्ट का मुझे गाइडेंस मिलने वाला देने वाला कोई है क्या, वो सब्जेक्ट का मेंटर कोई है क्या, वो सब्जेक्ट का स्कोरिंग कैसे हो रहा है, ठीक है, कितने बच्चे ज्यादा से ज्यादा वो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या उसका टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है, क्या उसकी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, क्या जिस भाषा में मुझे वो सब्जेक्ट चाहिए वो मुझे गाइडेंस मिल पाएगा। ये सारे फैक्टर्स बहुत आवश्यक होते हैं बिफोर चूजिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो सर्टेन फैक्टर्स विच आई हैव रिटन हियर, सो ट्राई टू फोकस ऑन दिस। एक एक फैक्टर मैंने लिखा है। सो पहला क्या है बेटा, द इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू कंटिन्यू व्हाइल चूजिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे बताए हैं। तो पहला जो स्टेप है वो कौन सा है, जैसा मैंने एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ही बताया कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मेरा ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है आई शुड टेक that graduation subject as an optional subject in UPSC also, because क्या है, मैंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन में उसकी पढ़ाई कर चुकी है, तो सिर्फ मुझे उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और मेरा बाकी का नॉलेज तो मेरे पास है। तो ऐसा एक अप्रोच होता है। तो पहला स्टेप होता है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एज ऑप्शनल। अब देखो बहुत सारे केसेस में ये सही भी होता है, हाँ, बट इसमें भी दो प्रकार से होते हैं। जैसा बहुत सारे बच्चों का ग्रेजुएशन होता है टेक्निकल सब्जेक्ट्स में और बहुत सारे बच्चों का होता है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में। अगर आप यूपीएससी का रिजल्ट थोड़ा पिछले 4-5 सालों में अगर आप थोड़ा देखा होगा तो ज्यादातर जो बच्चे यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से हो रहे हैं। मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनका सिलेक्शन का प्रमाण ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन टेक्निकल, जैसा आर्ट के स्टूडेंट है। अब टेक्निकल सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो कौन से बेटा, जैसा फिजिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स एंड मैथमेटिक्स। सो दीज सब्जेक्ट्स आर नोन एज अ टेक्निकल सब्जेक्ट बिकॉज टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट रहता है। और नॉन टेक्निकल में कौन सा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी। अब देखो बेटा जितने भी सिलेक्शंस हो रहे हैं ना, जो आपको जैसा कोई इंजीनियर्स है, कोई डॉक्टर है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो सब्जेक्ट लेते हैं वो कौन से सब्जेक्ट होते हैं, नॉन टेक्निकल वाले रहते हैं। जैसा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, कोई कोई ज्योग्राफी भी लेते हैं। क्योंकि फिलहाल अगर ओवरऑल मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा मैं कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल बी शोइंग यू द स्टैट्स कि कौन से बच्चे कौन सा ऑप्शन सब्जेक्ट ले रहे हैं, वो भी बताऊंगा। बट यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो भी मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है आई शुड टेक दैट सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। बट अगेन बी कॉशियस मतलब क्या कि अगर इंजीनियर को लगता है कि मेरा इंजीनियरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट वहां पे है तो आई शुड टेक दैट सब्जेक्ट। बट बिफोर टेकिंग दैट सब्जेक्ट, जो मैंने इसके पहले आपको बताया क्या कि भाई कंटेंट अवेलेबल है क्या, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है क्या, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है क्या, कोई मेंटर अवेलेबल है क्या, कोई कोचिंग अवेलेबल है क्या, ये सारे फैक्टर्स बहुत आवश्यक होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्कोर लोगों के आ रहे हैं क्या, कितने लोग पेपर दे रहे हैं और उनके स्कोर निकल के आ रहे हैं क्या, ये भी बहुत आवश्यक होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो अब अगेन ये टेक्निकल सब्जेक्ट का अभी मैंने बताया कि टेक्निकल सब्जेक्ट इज नॉट इजी टू लर्न और इजी टू रिवाइज, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये डायनामिक सब्जेक्ट में आते हैं सारे। कैसे सब्जेक्ट है बेटा ये? डायनामिक सब्जेक्ट। डायनामिक मतलब क्या कि जो भी करंट में चल रहा है कंटिन्यूस अपडेशन आपको रखना पड़ता है और तभी आपका अच्छा स्कोर वहां पे आ सकता है, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, जैसा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पब, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, इसमें डायनामिक जो नेचर होता है ना वो एक आध दो सब्जेक्ट है। जैसा पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा पेपर 2 जो है IR, इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें डायनामिक सेक्शन है। हिस्ट्री में तो कुछ भी नहीं, हिस्ट्री तो पूरा स्टैटिक है। मतलब एक बार जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो हमेशा थोड़ी बदलता है, बट आपको जो है पूरा हिस्ट्री पता होना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन इसका पेपर 1 स्टेबल है बट पेपर 2 डायनामिक है, क्योंकि करंट में जो चल रहा है उसके आधार पे सवाल पूछे जाते हैं। मतलब क्या है, ये जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है इसमें ज्यादातर थ्योरी होती है और थ्योरी के अलावा थोड़ा बहुत डायनामिक सेक्शन आता है। ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट है इसमें कम थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा पूछे जाती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। सो अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अगर मान लो आप आर्ट से बिलोंग करते हो और नॉन टेक्निकल है, यस, अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस लेना है या फिर पब लेना है या फिर सोशियोलॉजी लेना है, तो मार्केट में सारी चीजें अवेलेबल है। मार्केट में आपको गाइडेंस भी मिलने देने वाले अवेलेबल है, मेंटर भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? और कहां पे भी आप स्टडी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको स्पेसिफिक दिल्ली या फिर पुणे या फिर साउथ में कहां पे जाने की आवश्यकता है। आप जहां पे बैठे हो वहीं पे आपको पूरा वहां पे गाइडेंस मिल सकता है। तो देखो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ऐसा ऑप्शन लेना है ना, तो ऐसे ही ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना कि जिसका पूरा कंटेंट आप जिस जगह पे हो वहां पे आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है। और ऐसे सब्जेक्ट की जिसको स्कोर आ रहा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये सारे फैक्टर्स हमको वहां पे देखना आवश्यक होता है। दूसरा प्रोसेस क्या है, एक तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का एज ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हो। दूसरा, गो थ्रू द लिस्ट ऑफ ऑल ऑप्शनल सब्जेक्ट जितने भी है। जैसा अभी मैंने लिस्ट आपको बताई कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट विच आर गिवन बाय यूपीएससी एंड एमपीएससी कितने, 26।
उसमें के 25 तो नॉर्मल है अपने और 26वां जो है वो लिटरेचर का है। तो जितने भी सब्जेक्ट है एक बार पूरी लिस्ट पढ़ो, ठीक है, लिस्ट निकाल लो, लिस्ट पढ़ो और लिस्ट में से 3-4 सब्जेक्ट चुनो। देखो पूरे के पूरे सब्जेक्ट तो अभी आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल आपने कभी एंथ्रोपोलॉजी के बारे में नहीं सुना होगा, ठीक है, आपने कभी ऐसे कुछ ज़ूलॉजी जैसा जिसका कोई बायोलॉजी से संबंध नहीं आया, उसको ज़ूलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं कि जिनके बारे में हमको कुछ भी आइडिया नहीं रहती है, हमने कभी नाम भी नहीं सुने रहते। तो जस्ट कट डाउन दोज ऑप्शनल, लिस्ट निकालो 26 की, उसमें के वो पूरे ऑप्शनल निकालो, कट करो और सिर्फ आखिरी में आपको 4 या 5 सब्जेक्ट ऐसे लगेंगे कि दो आपको लगेगा कि यार यस आई शुड गो फॉर दिस 4 और 5। फिर जो 4 से 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके बचते हैं उसका फिर हर एक का सिलेबस देखो और हर एक के पीवाईक्यूज देखो। अब सर कहां पे देखना, देखो बेटा एक तो आप मार्केट में जाकर खरीद सकते हो, पीवाईक्यू की बुकलेट मिलती है, 50-100 रुपए की मिल जाती है। हाँ बट एक चीज ध्यान में रखना, एक बार ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के पहले आपके 1000-1500 रुपए खर्च हो गए तो चलेगा, बट ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपने गलत चुन लिया तो बेटा आपका जो आने वाला एग्जाम है उसका भी आपका गेम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के पहले अगर 1000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं तो कर लो, ठीक है, बट क्या है फिर उसके बाद आप यू विल कम टू द कंक्लूजन कि नहीं यार दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट इज सुटेबल फॉर मी सो आई शुड टेक दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट। चूजिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट इज लाइक अ शॉर्ट टर्म मैरिज, जैसे शादी ब्याह होता है ना, उसी प्रकार का रहता है बेटा ये ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना। एक बार आपने चुन लिया तो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ना इज वेरी टफ। हाँ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे कि जिन्होंने एक ऑप्शन चुना, नहीं हुआ छोड़ा, दूसरा पकड़ा, नहीं हुआ छोड़ा, तीसरा पकड़ा, फिर तीसरे पे सिलेक्शन हो गया। बट क्या है ना, उसमें टाइम बहुत ज्यादा है, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है और तो इसीलिए ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना है कि जो एक ही बार मैं चुनूंगा और उसी का मैं अच्छा प्रिपरेशन करूंगा, ताकि बाद में मुझे पछतावा ना हो कि मैंने वो लिया रहता तो ठीक रहता, ये लिया रहता तो ठीक रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। सो गो थ्रू द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें के 4-5 आप यू विल कट डाउन, यू विल रिड्यूस दैट लिस्ट टू 4 और 5। जो भी 4 या 5 ऑप्शनल बचते हैं उसका सिलेबस तो आपको नेट पे मिल जाता है और पीवाईक्यूज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका बुकलेट मार्केट में आपको मिल जाएगा। मार्केट में चले जाना और उससे वो बुकलेट देख के पीवाईक्यूज एक बार देख लेना तो आपको समझ में आएगा। फिर 5 में से सिर्फ 3 ही बचेंगे, 2 कट हो जाएंगे। फिर जो 3 बचते अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस, थोड़ा उसके बारे में जानकारी लो, स्कोर कितने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं थोड़ा, तो उसमें से 3 में से फिर 2 बचेंगे, फिर 2 में से एक पर आप आ ही जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो गो थ्रू द लिस्ट ऑफ ऑल द ऑप्शनल सब्जेक्ट, रिपीट द प्रोसेस, सेम आपको करना है। तीसरा, इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट इन स्कूल एंड कॉलेज डेज। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसा मान लो बचपन से हमको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आता है, किसी को लगता है कि नहीं यार, जैसा बचपन में जब हम लोग रहते हैं तो हमको वो मैप बेस्ड एक क्विज होती थी, तो उसमें भी हमको इंटरेस्ट आता था कि भाई कौन सी लोकेशन कहाँ पे है, क्या है। उसमें अगर मान लो किसी को इंटरेस्ट है तो लग सकता है किसी को यार मेरा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट, तो आई शुड चूज ज्योग्राफी एज ऑप्शनल। बट अगेन सिर्फ ये तो इंटरेस्ट हो गया, बट इंटरेस्ट के बेसिस पे ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं चुनना है। इंटरेस्ट के साथ और किसको अटैच करना? प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या बोलता है? स्टडी मटेरियल अवेलेबल है क्या, मेंटर अवेलेबल है क्या, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है क्या, स्कोर कैसे आ रहे हैं लड़कों के। जैसे मैंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने वाले 2010-9-10 के दरमियान पूरी पॉपुलेशन, पूरे जितने बच्चे जाते थे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पबेड लेते थे। तो भाई क्या हो गया, मार्क इतने कम हो गए कि मार्क मिल ही रहे थे लोगों को पबेड लेने के बाद। तो उसके बाद लोगों ने जो पबेड थे वो पबेड छोड़ के उन्होंने दूसरा ऑप्शन लिया। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस हुए। मतलब क्या कि सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको नहीं चुनना है। इंटरेस्ट के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच इज मस्ट। और प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब ये जो अभी तक मैंने चीजें बताई है ये आपको सोचना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट इन स्कूल एंड कॉलेज डेज, यस दिस माइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बट इसका रोल मैं बोलूंगा 10 to 20% होना चाहिए। तो जैसा प्रेजेंट इंटरेस्ट इन द जीएस सब्जेक्ट, ठीक है, जैसा कैसे आप इंटरेस्ट आपका खुद का ये कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे आपका अभी तक जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हुए हैं, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट में अगर मान लो इंटरेस्ट आए, किसी को आईआर में इंटरेस्ट आया, किसी को लग रहा है कि इकोनॉमिक्स में है, हाँ इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आ सकता है, बट अगेन इसका मतलब ये नहीं कि आप इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल लो करके। देखो अगेन इकोनॉमिक्स इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, तो आपको बेसिक पूरा अच्छा होना चाहिए, बेसिक टू एडवांस चीजें आपको आनी चाहिए। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होनी चाहिए, मेंटर अवेलेबल होना चाहिए, आपको गाइडेंस करने वाला होना चाहिए, तभी जाके एज ऑप्शनल आप इकोनॉमिक्स लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो मतलब एक तो प्रेजेंट में इंटरेस्ट इन द जीएस सब्जेक्ट आपका कैसा आ रहा है वो आपको थोड़ा गाइडेंस कर सकता है कि भाई मुझे हिस्ट्री में अगर आ रहा है तो आई शुड टेक हिस्ट्री एज ऑप्शनल। बट हिस्ट्री का भी एक ड्रॉबैक क्या है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट तो इजी है, स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब क्या, जो बदलने नहीं वाला है। अब मान लो अकबर ने जो किया है, शिवाजी महाराज ने किया है, जो किया है वो किया है, वो बदलने नहीं वाला, तो स्टैटिक सब्जेक्ट है, ठीक है। बट इसमें दिक्कत क्या है कि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है। मतलब क्या है, वन ऑफ द फैक्टर विच यू शुड कंसिडर बिफोर टेकिंग ऑप्शनल कि भाई सिलेबस कितना वास्ट है। तो सिलेबस हिस्ट्री का बहुत बड़ा है,
ठीक है, बट अगर अगेन आपका अगर इंटरेस्ट है, आपको लगता है यार हिस्ट्री में मुझे करना है, तो यू कैन गो विथ इट, बट आपको थोड़े एफर्ट ज्यादा डालने पड़ेंगे, दैट्स इट। ठीक है, सो प्रेजेंट इंटरेस्ट इन द जीएस सब्जेक्ट और न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग करते वक्त भी बहुत बार हमको ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स आते हैं कि जिसमें हमको इंटरेस्ट आ जाता है। जैसे मेरा खुद का अगर बताऊं, तो बिफोर टेकिंग पीएसआईआर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर अलॉट, और न्यूज़पेपर में मेरा इंटरेस्ट आता था इंटरनेशनल रिलेशन पे, कि नहीं यार आईआर में ऐसा होता है वैसा होता है, तो इट काइंड ऑफ एन डेवलप क्यूरियोसिटी अमंग मी कि भाई ये कैसे होता है, क्या होता है, कैसे संबंध है भारत के दूसरे देशों के साथ। तो उसके कारण क्या हो गया, न्यूज़पेपर रीडिंग से मेरे को पता चल गया कि यार दिस इज माय सब्जेक्ट, कि भले ही डायनामिक है, भले ही उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, बट मेरा इंटरेस्ट है तो आई शुड गो विथ इट। तो मैं इसके आधार पे मैंने पीएसआईआर एज ऑप्शन ले लिया। मतलब क्या है, एक तो इंटरेस्ट इन जीएस जनरल स्टडीज में कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद आता है वो, और न्यूज़पेपर रीडिंग करते वक्त भी आपको कौन से सब्जेक्ट पसंद आ रहे हैं, उसके आधार पे भी आप एक जनरल डिसीजन आप ले सकते हो। जनरली पॉलिटी, हिस्ट्री, सोसाइटी, सो दीज आर द सब्जेक्ट। उसके बाद चौथा फैक्टर क्या है कि इंटरेस्ट इन द लिटरेचर ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, होता है किसी किसी को लगता है कि नहीं यार सर मुझे मुझे भाषा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसा मराठी लिटरेचर हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, संस्कृत लिटरेचर हो गया। तो कितने प्रकार के लिटरेचर है, 22 भाषाओं के लिटरेचर की लिस्ट यूपीएससी ने दी है। वो 22 भाषा में से कोई भी एक भाषा का लिटरेचर आप एज ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हो, बट अगेन आपका एक्सपर्टीज उस लैंग्वेज में होना चाहिए। एक्सपर्टीज तो है, ठीक है, ये एक फैक्टर है। दूसरा अगेन वही फैक्टर, स्कोरेबिलिटी, स्कोर अच्छा आता है कि नहीं आता है। दूसरा, रिसोर्सेस अवेलेबल है कि नहीं, बुक्स अवेलेबल है कि नहीं। तीसरा, मेंटर अवेलेबल है क्या, कोचिंग अवेलेबल है क्या जो मुझे मार्गदर्शन कर सके कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और स्कोर आ रहे हैं क्या। तो दीज फैक्टर्स आर मस्ट। ठीक है, उसके बाद बेसिक एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हो, जैसा 6 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके भी आधार से आपको समझ में आ सकता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट किस में। ठीक है, अभी आप यू आर एट अ मैच्योर स्टेज, यू डोंट नीड टू डू दिस एक्सरसाइज। हाँ, बट इफ यू आर एट अ बिगिनिंग स्टेज देन यू शुड हैव डन दिस। ठीक है, बट अभी नहीं किया है ना, तो अभी भी तक आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसके आधार पर भी आप अनुमान लगा सकते हो। अगेन दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द बेसिक अप्रोच। एंड छठवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते वक्त, कि भाई लेंथ ऑफ द सिलेबस क्या है। ठीक है, लेंथ ऑफ द सिलेबस मैटर्स। ठीक है, सिलेबस की लेंथ ज्यादा रहेंगी तो आपको ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, सिलेबस की लेंथ कम रहेंगी तो आपको कम एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगेन बेटा, जैसे मैंने बताया कि कुछ कुछ बच्चे हिस्ट्री में बहुत उनका इंटरेस्ट होता है, तो जैसा उनका जेन्युइन इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, तो बच्चे विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट, कि भाई उनको पता रहता है कि भाई लेंथ बहुत ज्यादा है सिलेबस की, फलाना फलाना ये है वो है, बट उसके बाद भी दे टेक हिस्ट्री एज ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट। एक बार अगर इंटरेस्ट आए तो इनिशियली थोड़ी दिक्कत आती है, बट जैसे ही आप रिदम में आते हो तो वो एक प्रकार का हॉबी बन जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स which you should consider before taking any as a optional subject. सातवां क्या है? 7th point is performance of the optional subject in the recent past. वही मैंने बताया कि पिछले 3 साल में कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्यादा चल रहा है, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट बच्चे ज्यादा ले रहे हैं, और कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट में मार्क अच्छे मिल रहे हैं। स्कोरेबिलिटी ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर्स। तो जैसे उदाहरण, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पबैड। पबैड का मैंने बताया कि एक समय था पबैड लेने वाले बहुत थे, अभी का समय है कि ज्योग्राफी लेने वाले बहुत ज्यादा है। ज्योग्राफी में स्कोर करना इज नॉट इजी बेटा। अगेन नीलेश सर हैज टोल्ड यू अगेन एंड अगेन कि ज्योग्राफी इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, बट स्कोरिंग इज वेरी टफ। और अभी की अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक में बताऊं ना, सबसे ज्यादा बच्चे कोई सब्जेक्ट अगर लेते तो वो ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी में मतलब ज्योग्राफी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने वाले बच्चों का प्रमाण ज्यादा है, बट मार्क वहां पे जितने चाहिए उतने नहीं मिल रहे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगेन आपको कुछ तो भी एक्सेप्शनल करना पड़ेगा, कुछ तो भी अच्छे से लिखना पड़ेगा, कुछ तो भी डिफरेंट आपका अप्रोच होना चाहिए, तब जाके आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और पहला हिस्ट्री में भी इनिशियली बहुत मार्क दिए, फिर बाद में क्या किया गया, मार्क देना कम किया गया। तो मतलब क्या कि परफॉर्मेंस ऑफ उस स्पेसिफिक जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चुन रहे हो, उसका पिछले 3 से 5 साल में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके, और दूसरा उसमें मार्क्स कैसे मिल रहे हैं, मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे मिल रहे हैं, या फिर एक एवरेज लेवल पे मिल रहे हैं, ये भी मैटर करता है। बिकॉज सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए बेटा? 500 में से आपको मिनिमम 250 तो भी मार्क चाहिए ही चाहिए। मतलब ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना है कि जिसका एवरेज स्कोर 240 250 का रहे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? एंड टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, अपने को ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ जीएस भी करना है, अपने को ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ ऐसे का भी प्रिपरेशन करना है। ठीक है, ये भी, और उसके साथ हमको जीएस बोथ प्रीलिम्स प्लस मेंस, मतलब टाइम मैनेजमेंट हमको करना आना चाहिए। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट प्लस जीएस, ये दोनों को भी हमको मैनेज करना है। सो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो
ज्यादातर मैं इतना ही एडवाइस करता हूं कि ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनो कि जिसका फायदा आपको ऑप्शनल में भी हो रहा है और जीएस में भी हो रहा है, ताकि क्या हो, आपका डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है वो आपका बच जाए। मतलब यहाँ पे जो आप पढ़ोगे ऑप्शनल में वही थोड़ा बहुत सेक्शन आपका जीएस में भी कवर किया जाएगा, तो आपको उसमें वहां पे फायदा हो सकता है। बट आपने अगर मान लो ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जैसा मैथमेटिक्स ले लिया, अब मैथमेटिक्स से टेक्निकल सब्जेक्ट है बेटा कि जिसका आपको जीएस में कोई भी फायदा नहीं, तो आपको वो अलग से ही पूरा जीरो से पूरा बिल्टअप करना पड़ेगा, और जिसका फायदा आपको सिर्फ मैथमेटिक्स में होगा। अगेन टेक्निकल सब्जेक्ट है तो जो बाकी के फैक्टर्स, प्रैक्टिकल अप्रोचेस जो है कि स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किताबें अवेलेबल है क्या, फिर मुझे गाइड करने वाला कोई है क्या, जिस प्रकार के पेपर फॉर्मेट है उस पेपर फॉर्मेट में मैं फिट हो पा रहा हूँ क्या, ये सारी फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच यू शुड कंसिडर बिफोर चूजिंग अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। कि भाई मेरे पास 6 महीने हैं, 7 महीने हैं, उसमें मुझे ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट का सिलेबस इतना होना चाहिए कि मैं मुझे उसमें 2 बार तो भी मेरी रिविजन इज मस्ट। तो ऐसा कुछ अगर आपका अप्रोच रहेगा तो देन ठीक है। बट आप बोल रहे हो कि नहीं यार ऑप्शनल सब्जेक्ट उसका सिलेबस इतना बड़ा है कि मुझे कंप्लीट करने को ही कम से कम 7-8 महीने लग रहे हैं, सो डोंट गो फॉर सच काइंड ऑफ है ना ऑप्शनल सब्जेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो इसमें से जो 26 सब्जेक्ट की लिस्ट है उसमें से जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स है ना, ज्यादातर जो पॉपुलर चॉइसेस है बच्चों की वो आती है आर्ट्स के सब्जेक्ट में। कौन से सब्जेक्ट में? आर्ट्स के सब्जेक्ट में। मैंने अभी बताया इसके पहले कि भाई इवन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, दे ऑल्सो प्रेफर और दे ऑल्सो गो फॉर अ आर्ट सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो वो भी खुद के फील्ड के सब्जेक्ट नहीं चुनते। अगेन रीजन क्या होता है कि उनका भी जो टेक्निकल नॉलेज है उस स्पेसिफिक फील्ड का, जिस फील्ड से वो बिलोंग करते हैं, वो उतना अच्छा नहीं होता है, उसके कारण दे डोंट गो फॉर देयर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एंड प्रीफर फॉर एन आर्ट सब्जेक्ट। तो उसमें भी पीएसआईआर हो गया, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पबैट, फिलोसफी, इनका लेने का प्रमाण मार्केट में बहुत ज्यादा है। मतलब जिन भी बच्चों की प्रीलिम्स क्रैक होती है तो ज्यादातर बच्चे ये 5 या 6 सब्जेक्ट्स में से वहां पे चुनते हैं। अभी 7वां इसमें एंथ्रोपी आ चुका है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। सो ये 7-8 जो सब्जेक्ट है इनका चुनने का प्रमाण बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसमें भी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा ज्योग्राफी, पीएसआईआर, देन हिस्ट्री, पबैट, इनका प्रमाण मार्केट में ज्यादा है, ठीक है। मोर देन 80% ऑफ द टेस्ट टेकर्स ऑप्ट फॉर दिस सब्जेक्ट। दिस इज बिकॉज ऑल दिस सब्जेक्ट ओवरलैप विद द जनरल स्टडीज। मार्केट में जितने बच्चे मेंस की देते हैं उसमें के कितने 100 बच्चे दे रहे थे, 100 में से 80 बच्चे जो रहते हैं वो ये 6-7 जो सब्जेक्ट है इसमें से ही सब्जेक्ट चुनते हैं। बिकॉज ये 6-7 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनका कुछ थोड़ा बहुत सिलेबस है, 10-20% सिलेबस आपके जीएस के साथ में ओवरलैप होता है। मतलब आपका जो ये टाइम है वो टाइम की बचत वहां पे होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगेन बेटा अब ठीक है, ये तो बताने के लिए हो गया। हाँ, तो जैसा मान लो मैंने अगर कोई कंसेप्ट पॉलिटिकल साइंस में जैसा आईआर है, वहां पे मैंने आईआर पढ़ लिया, ठीक है। वहां का आईआर आपको अगर मान लो जीएस के पेपर में सवाल आता है तो आप लिख सकते हो। बट यहाँ पे अगर मान लो पॉलिटिकल साइंस में अगर इंटरनेशनल रिलेशन पे सवाल आता है तो आपको थिंकर्स लिखने पड़ते हैं, कोई जो एक्सपर्ट्स है उस फील्ड के उनके नाम लिखने पड़ते हैं। बट जैसा जनरल स्टडीज में अगर वो सवाल आता है, मान लो इंडिया चाइना के ऊपर बोल दिया, तो मुझे जनरलिस्टिक तरीके से वहां पे आंसर लिखना पड़ेगा। वहां पे मुझे किसी थिंकर को, किसी पॉलिटिकल डिप्लोमेट को वहां पे लिखना नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता है। मतलब क्या कि आंसर राइटिंग करते वक्त भी यहाँ पे जो आंसर राइटिंग करनी है वो स्पेशलाइज फील्ड के लिए आपको करनी है, और जो जनरल स्टडीज में आपको लिखने हैं आंसर वो जनरलाइज लिखने। मतलब एक लेमैन तरीके के आंसर आपको जीएस में लिखने पड़ते हैं, और यहाँ पे जो आपको आंसर लिखने हैं थोड़े एक्सपर्टीज तरीके के, मतलब एक्सपर्टीज वगैरह कुछ नहीं रहता है। तो जो थिंकर्स विंकर्स है उनके नाम कोट करने पड़ते हैं बस, कि भाई इसने ये बताया, उसने बताया, उसके आधार पर मेरा ये आंसर है। तो आपको ऐसे थोड़ा आंसर लिखना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि देखो मेरे पास 2-3 चीजें एडिशनल मेरे पास नॉलेज है जो मैं लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन ये वाले चलते हैं मार्केट में, ठीक है। अब हाउ टू शॉर्टलिस्ट फ्रॉम द इनिशियल लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया कि आपके पास में अभी 26 सब्जेक्ट की लिस्ट है, 26 में से वो 4-5 पे कैसे आना, तो पहले तो हमको पता ही चल जाएगा। जैसा पहले प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 4 to 5 सब्जेक्ट। अब ये आपको किसके आधार पर डिसाइड करना है? एक तो इंटरेस्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब कौन सा सेम कि किताबें अवेलेबल है क्या, मेंटर अवेलेबल है क्या, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है क्या, स्कोर हो रहा है क्या, स्कोर कैसे हो रहे बच्चों के, ये सारे प्रैक्टिकल अप्रोचेस है। तो इसके आधार पे आप 4 से 5 सब्जेक्ट शॉर्टलिस्ट करो। मतलब 26 में से 4 से 5 पे आ गए, फिर गो थ्रू द सिलेबस ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट, रीड ऑल टॉपिक्स प्रिसाइजली। पूरे जो सब्जेक्ट्स है उनके जो सिलेबस है, सिलेबस गो थ्रू करो। सिलेबस के बाद क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम 3 से 4 पुराने वाले 3 से 4 जो साल के पेपर है वो। अब इसके लिए आपको स्पेसिफिक कोई किताब खरीदनी भी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास में लैपटॉप है घर पे तो लैपटॉप में डालो 2025 का पीएसआर का पेपर, 2024 का पीएसआर का पेपर, 2023 का, आपको पूरे पेपर की लिस्टें मिल जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि पीवाईक्यूज कैसे आ रहे हैं।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये 3 स्टेप्स आपको जितने भी 4 से वो 26 में से जो 4 से 5 सब्जेक्ट आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो उसके बारे में आपको ये रिपीट करनी है, और उसके बाद उसका सिलेबस देखना है सब्जेक्ट का, और सिलेबस के बाद पीवाईक्यूज देखना है। जो भी 4-5 सब्जेक्ट है उसके इतने एफर्ट्स लो, एक दिन जाएगा आपका ये करने में, आपका एक दिन जाएगा, बट ये एक दिन की मेहनत आपके आने वाले 6 महीने डिसाइड करने वाली है, ध्यान में रखना। और आने वाला आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये भी डिसाइड करेंगे, बिकॉज आउट ऑफ 500 हाउ मच आपका टारगेट 250 से 300 का है बेटा। 250 के ऊपर अगर मार्क चाहिए तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना, और वो भी प्रिसाइज आपके फायदे वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना इज मस्ट, ठीक है। अब अदर फैक्टर्स क्या है, अदर फैक्टर्स फॉर सिलेक्टिंग ऑप्शनल, तो पहला एक बेटा सक्सेस रेट इंपॉर्टेंट है कि सक्सेस रेट कैसे डिसाइड होगा कि भाई स्कोरेबिलिटी कितनी हो रही है, मतलब बच्चों के स्कोर कितने आ रहे हैं वो स्पेसिफिक ऑप्शन लेके, और वो स्कोर का फायदा उसको फाइनल सिलेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सक्सेस रेट ऑल्सो मैटर्स। जैसे इसमें लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं तो उनका सक्सेस रेट ज्यादा होता है, ठीक है। देन मेडिकल स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो मेडिकल साइंस, जोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सो ये डिपेंड करता है, मतलब आपके फील्ड के जो भी सब्जेक्ट्स है उसको लेके, या फिर जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चुनना चाहते हैं उसको लेके कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और कैसे मार्क उनको मिले हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। द चॉइस ऑफ सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव इज एन इंडिविजुअल डिसीजन ऑफ एवरी कंपीटिटर एज इंडिकेटेड बाय हिज और हर क्वालिटीज एंड आउटकम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब क्या कि आपका खुद का पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, किसी के बहकावे में, क्या फिर किसी ने बोल दिया कि नहीं यार ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो ले लो। जैसा मान लो कोई कल जाके आके बोलता है यहाँ पे यार लॉ सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ये आप ले लो, आप निकाल लोगे, ये बोलने से काम नहीं होता है। आपका इंटरेस्ट, प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने बताई है, सारी चीजें पूरी एक्सप्लोर करने के बाद ही come to the conclusion. Is it clear to everyone? In any case, only the aspirant knows his or her strength, weakness, test and availability of study material. और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कोई फैक्टर अगर है वो क्या है बेटा कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना तो है, बट उस ऑप्शनल सब्जेक्ट की किताबें मार्केट में अवेलेबल है क्या, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का गाइडेंस मुझे मार्केट में अवेलेबल है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्कोर अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये फैक्टर्स तो मस्ट। जैसा बहुत बार मेरे पास बच्चे आते हैं, अगेन मैथमेटिक्स वाले बहुत आते हैं, इकोनॉमिक्स वाले बहुत आते हैं, भाई किताबें क्या बताओ, किताबें आप अगर बोलोगे कि नागपुर में है क्या, तो मैं नहीं बोलूंगा ना। तो ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट चुनते वक्त ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है, भाई कौन सी किताबें पढ़नी है वो तो भी हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो किताबों के आधार पर एक डायरेक्शन तो हमको मिल जाए। बट किताबें ही अवेलेबल नहीं है और किताबें बहुत मतलब उसके सोर्सेज बहुत एम्पल नंबर ऑफ सोर्सेज है, तो इट इज वेरी टफ टू प्रिपेयर फॉर सच अ सब्जेक्ट। बिकॉज अगर सब्जेक्ट आप ऐसा लो कि जिसकी किताबें मार्केट में अवेलेबल है और उस किताबों के आधार पे आप सिलेबस को कवर कर सकते हो, सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एंड दिस थिंग शुड बी कंसिडर बिफोर सिलेक्टिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो ये लिस्ट आपके स्क्रीन पे बेटा 26 प्रकार के ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसमें के जो कॉमनली जो लिए जाने वाले सब्जेक्ट है, एक है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, पब्लिक पबैड, सोशियोलॉजी, ये लिटरेचर है। एक एग्रीकल्चर का भी सब्जेक्ट है। लिटरेचर में कितने 22 भाषाएं मैंने बताई है, तो ये टोटल कितने 26 प्रकार के ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट यूपीएससी ने हमको दी है। देखो वन बाय वन देखते हैं। तो पहला एग्रीकल्चर। अगेन एग्रीकल्चर लेने वाले बच्चों का प्रमाण बहुत ही कम है, पूरे भारत भर में शायद से 100-150 के करीब लोग जो है एग्रीकल्चर एज ऑप्शन लेते हैं। उसके बाद दूसरा एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस। अब इसका ये कौन लेगा, जो डॉक्टर वगैरह रहेगा, जिसका वेटरनरी साइंस में जिसका एजुकेशन हुआ है वो बंदा ले सकता है। देन एंथ्रोपोलॉजी। अगेन एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा ह्यूमन का कैसा इवोल्यूशन हुआ है, क्या हुआ है, इंडिया के अलग अलग ट्राइब्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये एंथ्रोपोलॉजी का सेक्शन ये है। मतलब ये पिछले 10 साल में एंथ्रोपोलॉजी का चलन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। उसके बाद बॉटनी। अगेन बॉटनी कौन लेता है बेटा, बॉटनी में डायग्राम्स वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हमको लगता है कि नहीं यार मेरे को नेचर में इंटरेस्ट आ गया तो आई शुड टेक बॉटनी, आई वांट टू स्टडी अबाउट द प्लांट्स एंड ऑल। बेटा आपको पूरे सेल्स के डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने पड़ते हैं और इतने कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स होते हैं, शायद से आप में से कोई होगा कि जिसका बॉटनी में ग्रेजुएशन वगैरह हुआ है तो आपको पता होगा। तो मतलब क्या, इट इज वेरी टफ। उसके बाद केमिस्ट्री, अगेन टेक्निकल सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस वगैरह है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, आपको अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, मतलब पूरा बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए तभी जाके ये टेक्निकल। फिर सिविल इंजीनियरिंग, अगेन टेक्निकल सब्जेक्ट। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जियोग्राफिकली, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ। हिस्ट्री ठीक है, हिस्ट्री इज अ कॉमन सब्जेक्ट। अगेन लॉ कौन ले सकता है, जिसका लॉ में ग्रेजुएशन हो चुका है या फिर जिसको इंटरेस्ट है, या फिर जो लॉयर्स वगैरह रहते हैं जिनका लॉ में एजुकेशन हुआ है, तो ज्यादातर बच्चे वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। देन मैनेजमेंट का भी एक विषय आता है, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसॉफी, अगेन जनरलाइज सब्जेक्ट मोस्टली टेकन बाय द एस्पायरेंट्स।
उसके बाद फिजिक्स टेक्निकल सब्जेक्ट है। पीएसआईआर ज्यादा से ज्यादा, साइकोलॉजी भी बच्चे ज्यादा लेते हैं, पॉपैट भी ज्यादा लेते हैं, सोशियोलॉजी भी ज्यादा लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स अगेन टेक्निकल, जोलॉजी अगेन टेक्निकल, लिटरेचर जिसको इंटरेस्ट है वो ले सकता है ऑफ एनी लैंग्वेज। बट कौन सी भाषा? 22 भाषा जो संविधान में रिकॉग्नाइज की गई है उसमें से कोई एक भाषा आपको एज ऑप्शनल करके लिटरेचर में आपको लेना पड़ेगा। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, सो इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हो। देखो बेटा, ये जो अभी स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे मैंने शो किए हैं, सो दीज आर द एक्चुअल स्टैट्स, मतलब एक्चुअल नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर ज्यादा रहेगा 50-100 का, बट मोटा मोटी इतने बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं। जैसा हिस्ट्री की अगर बात करें, 900 से लेके, मतलब एक तो 850 से लेके 950 तक करीबन बच्चे जो होते हैं वो एज अ हिस्ट्री सब्जेक्ट, एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं। दूसरा, ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे ज्यादा फिलहाल जो सब्जेक्ट चल रहा है वो कौन सा है? ज्योग्राफी। देखो बेटा, जब भी बच्चे ज्यादा वो सब्जेक्ट लेते हैं ना, तो यूपीएससी क्या है, यूपीएससी होशियार है, यूपीएससी को पता है कि भाई ज्योग्राफी लेने वाले बच्चों का प्रमाण बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे, पेपर को टफ कर देंगे, या फिर पेपर का चेकिंग बहुत टफ कर देंगे, पेपर का लेवल बढ़ा देंगे, या फिर चेकिंग टफ कर देंगे। और उसके के कारण आपको दिख रहा होगा कि ज्योग्राफी के पिछले 5-6 सालों में जो स्कोर्स आ रहे हैं बहुत ही कम आ रहे हैं। ठीक है, मतलब एक आध दुक्का जो बच्चा रहता है उसका अच्छा स्कोर आता है और उसको देख के पूरा गांव जाता है। तो ऐसा मत करो, आपको स्कोरेबिलिटी सब्जेक्ट की है क्या ये भी मैटर करता है। तो ज्योग्राफी का जो है क्राउड लगभग 1950 से लेके 1950 से लेके 2100 के आसपास बच्चे जो है वो ज्योग्राफी एज ऑप्शन लेते हैं। तीसरा, पबैट। पबैट लेने वालों की संख्या 720 से लेके ±50% का टॉलरेंस, मतलब 650 टू 800 के बीच में, मतलब 700 से 800 के बीच में एडमिट पबैट लोग लेते हैं। सोशियोलॉजी 1100 से लेके 1100, मतलब 1000 से लेके 1200 तक के बीच में बच्चे सोशियोलॉजी लेते हैं। और फिर आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है अपना, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी लेने वाले 460, साइकोलॉजी 150, पॉलिटिकल साइंस 1300 के आसपास, इकोनॉमिक्स 200 के आसपास, कुल मिला के 2100 से लेके 2200 के बीच में ये बच्चे ये 4 सब्जेक्ट्स लेते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा कौन है? पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद ऑल अदर साइंस 8 सब्जेक्ट इन टोटल, 1000 ±50। एंथ्रोपोलॉजी लेने वाले 800 ±50, मतलब 750 से लेके 850 के बीच में एंथ्रो लेते हैं। लिटरेचर लेने वाले पूरे भारत भर में 1000 ±50, मतलब 950 से लेके 1100 के बीच में बच्चे जो है वो लिटरेचर लेते हैं। लिटरेचर में पूरे 22 भाषा वाले आएंगे। ठीक है, इसमें भी हिंदी वाले बहुत ज्यादा रहते हैं और बाकी लोकल लैंग्वेजेस वाले थोड़े बहुत रहते हैं। टोटल बच्चे 10,500, मतलब आप पकड़ के चलो, ये तो 11,000 का आंकड़ा है आपको बताया, 11 से 13,000 के बीच में प्रीलिम्स वाले रहते हैं, वो ये उनका स्टैटिस्टिक्स है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? ठीक है, इसमें भी अगर देखो तो सक्सेस रेट की अगर बात करूं तो पीएसआर का सक्सेस रेट इज अराउंड 10%। ठीक है, इसका 10% है। सोशियोलॉजी का अराउंड 10% है, हिस्ट्री का भी 10% है, ज्योग्राफी का भी 6 to 7% ज्योग्राफी का आता है। सो मतलब क्या है कि सक्सेस रेट की भी अगर बात करें तो वो भी थोड़ा बहुत, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट का सक्सेस रेट थोड़ा ज्यादा आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दीज आर द स्टैटिस्टिक्स। ये जनरलाइज एक मतलब एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये थोड़ा मैंने डेटा कलेक्शन कर करके थोड़ा इधर उधर से जोड़ा के आप मैंने बताया। तो मतलब क्या है कि मोटा मोटी इतने बच्चे आपको फाइनल जो है मेंस के एग्जाम में दिखेंगे और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो प्रेफरेंस होता है वो इस हिसाब से वहां पे देखा गया है पिछले 2-3 सालों में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? ठीक है, अगेन बेटा फाइनल कंक्लूजन करते वक्त 2 चीजें तो आपको कंसिडर करनी है। पहला क्या है? एक तो भाई इंटरेस्ट, हाँ, बट इंटरेस्ट को कितना वेटेज देना है? हार्ड टू हार्ड 10 to 20%। और मेजर वेटेज आपका कौन सी तरफ होना चाहिए? 80% वेटेज शुड बी गिवन टू द प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या बोलता है कि भाई सब्जेक्ट स्कोरेबिलिटी है क्या, स्टूडेंट्स ओन एबिलिटीज कि मैं कर सकता हूं क्या। तीसरा, लेंथ ऑफ सिलेबस, सिलेबस कितना है। ठीक है, फिर उसके स्टडी मटेरियल अवेलेबल है क्या। तो ये चीजें, स्टडी मटेरियल, फिर इसके अलावा मेंटर या फिर गाइड या फिर क्लास ये अवेलेबल है क्या। सो दीज आर द फैक्टर्स विच यू शुड कंसिडर। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, इसको 80% वेटेज दो और इंटरेस्ट को 10 to 20% वेटेज दो। अगर ऐसा करोगे तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन आप जो करोगे वो आपका प्रॉपर वहां पे हो सकता है। सो दीज आर द की फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी को डाउट है बेटा? अब आप आपके सवाल पूछ सकते हो, चैट सेक्शन में पूछो एक एक करके। समझ में आया? क्लियर हुआ सबको कि कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है? किसी को डाउट है क्या?
हाँ या ना बोलो। गुनगुन आपको कुछ डाउट्स थे, आपने फोन पे बोला था। आदित्य आपको कुछ है, पूजा, प्रेम। सो सी, बेस्ड ऑन दिस स्टार्ट एनालाइजिंग द सिलेबस। जो मैंने बताया, आज बताया, कल या फिर परसों, सैटरडे को आपका ऑफ है, सैटरडे को ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करो और मंडे तक आपका ऑप्शनल आपको फाइनल करना है। ठीक है, मंडे तक आपको फाइनल करके मुझे बताना है कि सर मेरा ये सब्जेक्ट है, मेरा ये सब्जेक्ट है। इज क्लियर टू एवरीवन? तो सैटरडे में बाय एनी चांस कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो, कितनी भी बारिश हो, बट ये एक्सरसाइज आपको करनी है। जो 26 सब्जेक्ट्स है वो 26 सब्जेक्ट्स एक बार उसका प्रिंट आउट निकालो, उसमें से कट करो कि कौन से मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसमें से 4-5 आपके बचेंगे। जो 4-5 बचते हैं उसके लिए प्रॉपर उसका सिलेबस देखो, प्रॉपर पीवाईक्यूज देखो, पिछले 5-6 साल के पेपर निकाल के देखो, एक एनालिसिस करो। 1-2 दिन जाएंगे, चलेगा, बट क्या है ना, जो डिसीजन आप लोगे, जो सब्जेक्ट आप चुनोगे, वो ऐसा होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट मैं उसको, मेरा किसी भी हालत में मेरा उसमें सिलेक्शन मुझे निकालना है। इसी प्रकार का अप्रोच आपका होना चाहिए। फिर बाद में जाके पछतावा नहीं होना चाहिए कि नहीं सर मैंने ये लिया रहता तो अच्छा रहता, वो लिया रहता वो अच्छा रहता। देखो यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ, जैसा नीलेश सर को आप पूछो, सीधा डायरेक्टली ज्योग्राफी के बारे में नहीं बोलते, प्रैक्टिकल अप्रोच है। क्यों बोलते हैं? बिकॉज भाई ही हिमसेल्फ हैज फेस दैट प्रॉब्लम। भाई इट इज नॉट इजी टू स्कोर गुड मार्क्स इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब गुड मार्क्स मतलब जो 250 से लेके 270-80 की बात कर रहा हूँ, ये बहुत टफ है। वहां पे आप बोलोगे कि 220 230 वो मिल जाएंगे आपको, बट बेटा वो 20-30 मार्क का जो लीड होता है ना, वो 20-30 मार्क का जो गैप होता है, दैट इज वेरी मच क्रूशियल। अभी तो मैंने बताया एट द स्टार्टिंग ऑफ सेशन कि 20-30 मार्क की लीड मतलब बहुत बड़ी होती है। देखो इंटरव्यू हमारे हाथ में नहीं है, पहली दिमाग में अभी से डाल दो कि इंटरव्यू ऐसी चीज है कि वो एक प्रकार का लॉटरी है। लग गया तो आपको 275 में से आपको भाई मान लो 200 भी मिल सकते, और वो लॉटरी नहीं लगी तो 275 में से भाई 110 पे भी मार्क दिए जाते हैं। ध्यान में रखना, एवरेज मार्क में 140 150 बताता हूं, बट कभी कभार अच्छे से अच्छे बंदों को भी 110 120 देके छोड़ देते। अगर मान लो अपना नसीब फूटा हुआ है और हमको मिल गए 275 में से 110, अरे बट भाई ये इंटरव्यू में अगर कम भी मिलते हैं, बट मेंस में अगर आपको लीड है तो आपका सिलेक्शन फिक्स। ध्यान में रखना, समझ में आ रहा है? एक वर्षा सिंह मैडम थी, 2014-2015 में उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, पहले मैं जहां पे पढ़ाता था वहां पे वो मैडम का सिलेक्शन हुआ था, बट उनका केस सेम था। उनका आखिरी अटेम्प्ट था, ओपन कैटेगरी में आते थे, उसके 5-6 अटेम्प्ट रहते ओपन कैटेगरी को, 6वें अटेम्प्ट में उनका निकला। बट जिस बार उनको निकला, उनको शायद से मेंस में ही कम से कम 100 मार्क की लीड थी। मतलब मेंस में जो कट ऑफ लगा था उसके ऊपर उनको 100 या 120 मार्क की लीड थी। बट व्हेन शी वेंट टू गिव द इंटरव्यू, तो इंटरव्यू पार्टनर को लगा कि भाई ये 6 साल से दे ही रहे हैं, तो इनको भाई इनको तो नहीं होना चाहिए। तो इंटरव्यू में उनको बहुत कम मार्क मिले, 110 या 120 ही मार्क थे। तो आप सोचिए 110 या 120 मार्क देने के बावजूद भी द ऑल इंडिया रैंक ऑफ दैट मैम वाज 65। ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में आई थी। क्यों आई थी? अगेन द रीजन इज कि भाई मेंस में उन्होंने बढ़त ले ली थी, मेंस में उन्होंने एडिशनल मार्क्स ले लिए थे, मतलब कट ऑफ के ऊपर उनको 100 मार्क वहीं पे थे, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो उनको 120 मार्क ज्यादा रहते तो शी शुड हैव बीन इन टॉप 10 इन इंडिया, तो मतलब ऐसा भी रहता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तो आपको ना ये चीजें समझ के, इंटरव्यू अपने हाथ में नहीं रहता है, वो लॉटरी है, लगी तो बहुत अच्छी लगेगी, नहीं लगी तो कैसे भी होगा। बिकॉज कैसा ना, वो आधे घंटे में 15-20 मिनट में कुछ भी हो सकता है आपके पास। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो बहुत अच्छा, अगर आपने बुरा परफॉर्म किया तो पूरा आपका जो ये होता है टेम्पो होता है वो ही कोलैप्स हो सकता है। सो बेटर है कि जस्ट ट्राई टू बी प्रैक्टिकल व्हाइल चूजिंग एन ऑप्शनल। मतलब ऐसे डिसाइड करो कि भाई यहाँ पे ऑप्शनल में मेरे को कम से कम 50 मार्क की लीड निकालनी है। 250 तो मैं बोल रहा हूँ, आपका टारगेट 300-320 होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और यस, इट इज पॉसिबल टू स्कोर दैट मच अमाउंट ऑफ मार्क। ठीक है, और ये लोगों ने निकाला है, लोगों को मार्क मिले हैं, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो ठीक है गाइस, वी विल स्टॉप हियर। किसी को कुछ भी डाउट रहते हैं तो आपके पास मेरा नंबर है, सो आई विल एडवाइज यू, इफ यू हैव एनी इशू डोंट टेक्स्ट मी। ठीक है, मुझे मैसेज करके नहीं बोलना सर आई एम कंफ्यूज एंड ऑल। डायरेक्टली आपके पास मेरा नंबर है, मेरे को कॉल करो, मैं जब भी फ्री रहूंगा आपको कॉल बैक करूंगा, या फिर जिस टाइम पे फ्री रहूंगा तो आपसे बात करूंगा। बट हाँ, वो चैट सेक्शन पे वगैरह नहीं बताऊंगा कि कैसे करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच गाइस। तो आई होप सैटरडे और संडे 2 दिन आप करो, और मंडे तक मुझे फाइनल सबका मैसेज आना चाहिए कि सर मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन लिया है करके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज रुकते हैं, तो टेक अ